अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की भी बात करते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कल के दिन पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से एक हम कह सकते हैं कि डिसीजन लिया गया, मच अवेटेड डिसीजन, जिसके लिए काफ़ी अरसे से इकोनॉमिस्ट या फिर एनालिसिस हो रहा था कि अगर ये थोड़ा सा अनपॉपुलर डिसीजन ले लिया जाए तो इकोनॉमिक नंबर्स या फिर एक सी ऑफ ब्रीथ फाइनली मार्केट के अंदर और इकोनॉमी के अंदर आ सकती है। तो आज भी हमने यही देखा, मार्केट के अंदर फिनोमिनल परफॉर्मेंस देखी गई। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें, इंट्राडे हाई में एक अच्छी चेंज देखी गई, यानी कि हम कह सकते हैं 800 900 अबव इंट्राडे हाई बना। और मार्केट में जो एक वेट हो रहा था काफ़ी अर्से से कि फाइनली कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ क्लैरिटी आ जाए, कोई न्यूज़ आ जाए जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो जाए, तो इन्वेस्टर्स ने आज फाइनली वो विटनेस किया। और अब हमने ये देखा कि आज के दिन मार्केट की परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई। कुछ हैं अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिशें की जा रही हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दबाव डाले जा रहे हैं, लेकिन फाइनली इकोनॉमी जिसकी वजह से मुल्क चलता है, सनतें जिनकी वजह से जो है वो पूरे कारोबार चलते हैं, उनको चलाने के लिए ये डिसीजंस या उनको चलाने के लिए ये इनिशिएटिव्स लेना ज़रूरी थे। तो आज के दिन हमने फाइनली ये चीज़ें देखी भी हैं और ये भी देखा है कि अब जब चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स ऐसे जनरेट हो जाएंगे कि जो एक करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत हाल थी, जो कि एक 40% या 30% की कमी के साथ डेली बेसिस पे देखा जा रहा था कि अब आने वाले दिनों में अच्छे नंबर्स जनरेट होंगे। तो अब वो बजट के तौर पे भी हम देखेंगे और जो बजट के अंदर चीज़ें रखी जाएंगी उसके अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट सामने आएगा उसके ऊपर भी सोचना होगा कि जितने जो इनिशिएटिव्स लिए गए, इंपोर्ट बैन की गई या फिर और भी कुछ जो है वो मेजर्स दिए गए, तो कितना इंपॉर्टेंट था इनको टाइमली लेना। और दूसरी बात ये कि अब जबकि आईएमएफ की ट्रांच जो है वो रिलीज़ हो जाएगी और पेट्रोलियम प्राइसेस को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो पैरेलल किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में क्या नंबर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही परफॉर्मेंसेस। ओपन हुई मार्केट 42,541.71 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 43,554.75, लोअर वाज 42,541.71, सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 42,861.45, यानी कि चेंज रहा 319.7 का गेन। हम कह सकते हैं 7 काफ़ी अरसे बाद ये चीज़ देखी जा रही है, पॉजिटिविटी देखी जा रही है और मार्केट में ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, बस थोड़े से ट्रिगर्स की कमी है। टर्नओवर में करंटली 525.74 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं, 178.75 मिलियन शेयर्स का इजाफा देखा गया है, 13.9 बिलियन वैल्यू आज के दिन देखी गई है, वो भी काफ़ी अरसे बाद हम कह सकते हैं कि वैल्यू देखी जा रही है। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बिग इन ग्रीन टेरिटरी, साइनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.14 के इजाफे के साथ, 5.73 पे क्लोजर, 63.99 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 0.09 का डिक्लाइन देखा गया, 17.79 पे क्लोजर रहा, 55.63 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली WTL 0.03 का डिक्लाइन, 1.57 पे क्लोजर, 21.49 का कारोबार रहा। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं अगेन हम कह सकते हैं पेनी स्टॉक्स हैं या फिर उनके अंदर डेली बेसिस पे कोई ना कोई जो है वो न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो स्क्रिप्ट ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हुए आज के दिन भी दिखाई दिए। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं वो डिसीजंस जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको ले लेना चाहिए या क्यों ले लेना चाहिए, पब्लिकली जो है वो कैसे अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट आएगा। और जबकि कल की बात अगर हम करें कि पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से मेन चीज़ जो सामने आ रही है वो है 30 रुपीज़ का एक जो है वो हम कह सकते हैं कि बढ़ाए गए 30 रुपीज़ पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर, डीजल के ऊपर, केरोसिन के ऊपर, ये तमाम चीज़ें जो है वो जब देखी गई तो इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है और इसकी जो एक पॉजिटिविटी है इकोनॉमी के लिए वो कितना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता था आईएमएफ की जानिब से ये एक कंडीशन थी कि आप पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो अप करेंगे तो ही आपकी ट्रांच यहाँ से रिलीज़ होगी या तो ही आपके नंबर्स जो है वो सामने आएंगे। क्योंकि सब्सिडी देना भी, आप एक चीज़ जो है वो महंगी ले रहे हैं और आगे सस्ती दे रहे हैं, तो ये बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है, खासकर ऐसी इकोनॉमीज़ के लिए जो अभी ऑलरेडी एक सेंसिटिव, एक फ्रेजाइल हालात में। तो ये डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट था और आने वाले दिनों में इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ
आईएमएफ की जानिब से जब ये डिसीजन लिया जाएगा तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के रास्ते भी और बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मदद करें या पाकिस्तान को जो है वो इकोनॉमिक सर्वाइवल में मदद करें, तो उनकी जानिब से कितने डोर्स ओपन होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हरीश सखीजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं आप और एंटरप्रेन्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ मद्रास वाला साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और बिजनेसमैन भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। परवेज़ साहब से आगाज़ करते हैं। परवेज़ साहब, एक अच्छे डिसीजन दिए जा रहे हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। अगर बात की जाए थोड़े से अनपॉपुलर डिसीजन की, जो कि एक टफ टास्क था ऑलरेडी गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट को ऐसे डिसीजन लेना पड़ रहे थे जिनके लिए आपकी एक पॉलिटिक्स की भी एक कुछ हम कहेंगे रेपुटेशन होती है, उस रेपुटेशन को थोड़ा साइड रख के वो बोले नहीं, हमें स्टेट का सोचना है, हमें अवाम का सोचना है, हमें रियासत का सोचना है। फिर इतने चैलेंजेस, फिर अपोजिशन की जानिब से अलग कुछ बातें और कुछ जो है वो तंज और तीर, तो ये कैसे डिसीजन को लिया गया और इतना अनपॉपुलर डिसीजन लेने के बाद कुछ आज भी हमने मार्केट भी पॉजिटिव देखी, इकॉनमी नंबर्स भी। थैंक यू नताशा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और देखें, ये जो डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया है ना, और ये गवर्नमेंट को थोड़ा जल्दी लेना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, इन्होंने इतना उसको सब्सिडाइज किया है ऑयल को, और इतना अपने ऊपर प्रेशर लिया उन्होंने, तो उनको पहले से कर देना चाहिए। मेरा तो ये है कि विद इन 2 वीक्स इनके पावर में आने के बाद उनको कर देना चाहिए था। दूसरी बात ये कि देखें, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें तो लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, यहाँ से भी कुछ शॉट खेले जाएंगे, वहाँ से भी कुछ शॉट खेले जाएंगे, मगर हम पाकिस्तान का सोचें, हम पाकिस्तान की इकनॉमी का सोचें। हमें ये सोचना है कि इकनॉमी को वापस उस ट्रैक पे कैसे ले जाना है, ठीक है ना। अब देखें, हमारे सामने आईएमएफ है, जहाँ से हमें प्रेशर है कि भाई आईएमएफ की कुछ शर्तें हैं जो हमें बहरहाल माननी है, क्योंकि वी नीड दैट मनी। और विद दैट आईएमएफ हमें दूसरे जो लैंडर्स हैं ना, उनकी तरफ से भी हमें वही है कि हमें उनकी तरफ से भी हमें पैसे आने हैं। तो विदाउट टेकिंग ए कहते हैं ना कि रफ डिसीजन, आप आगे बढ़ने के काबिल नहीं थे। तो ये है कि ये रफ डिसीजन इन्होंने लिया और थोड़ा उनको एक विंडो नज़र आई, जिससे अब आईएमएफ भी कुछ उनसे निगोशिएट करने के लिए तैयार है। और आप देखेंगे मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं, क्योंकि जब उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लेने शुरू किए ना, तो फिर आपको देखेंगे स्टॉक मार्केट में भी कुछ तेज़ी आनी शुरू होगी, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई अब इन्होंने वो अपने जो नई गवर्नमेंट ने डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, ये गवर्नमेंट है, हम कोई एक छोटी सी एक बिज़नेस को चलाने के लिए ना, अब बिज़नेस में कोई मेजर डिसीजन लेने होते हैं तो हम उसको मेजर डिसीजन लेने में हमको बहुत टाइम लगता है। ये तो गवर्नमेंट है, इसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि इनके पास कोई मैजिक स्टिक है और आज जो ये लोग आए हैं और कल से जो है ना चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जाहिर बात है कि जो एक डिसीजन लेने हैं, अनपॉपुलर भी डिसीजन लेने और इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लेके जाना है, उसमें आपकी करेंसी का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि आपकी करेंसी भी डिवैल्यू हो रही है, आपकी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है, फिर आपके पास आगे करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपकी डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन है, उससे इनको निकालना है। ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं, इसको आपको बाहर से निकालना है। और फिर इसके बाद आपका फॉरेन इन्वेस्टर, तो आपको बाहर से पैसे भी चाहिए, आपको आपकी इकनॉमी भी संभालनी है, आपको अपनी हुकूमत भी संभालनी है और आपको लोगों को भी देखना है। तो देखें, अभी ये अनपॉपुलर डिसीजन लेना ज़रूरी था, और अगर पहले ले लेते तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नुकसान ना होता और हम थोड़ा बहुत जो है ना ट्रैक पे चढ़ जाते, मेरे ख्याल में तो ये। राइट। हरीश साहब, क्या समझते हैं आप? इन्होंने कहा कि कुछ डिसीजंस पहले ले लेते, लेकिन पहले ले लेते तो इतना ज़्यादा आपको थोड़ा सा सेटल होने में भी टाइम लगता है। कोई पेशेंट अगर कोई मर रहा हो तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है ताकि उसकी सांस तो बहाल की जाए, फिर बाद में जो बीमारी है उसका इलाज किया जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो अनपॉपुलर डिसीजन का एक कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है, कैसे डिफाइन करेंगे पब्लिक को? देखिए नताशा, आपको शायद याद होगा जिस दिन इन्होंने गवर्नमेंट ली थी, पहले हफ्ते में ही फाइनेंस मिनिस्टर अभी ओथ नहीं लिया था, तो मिफ्ता साहब ने इसके लिए एक भेजी थी समरी, और वो सारे टीवी चैनल्स पे भी, निजी चैनल्स पे भी चली थी, आपके यहाँ भी चली थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि देखें, ये मेरी अकेली की हुकूमत नहीं है, अगर मैं ये फैसला लूँ, सारी जमहूरी पार्टी जो इत्तेहादी पार्टी हैं वो साथ में ज़ाहिर है मेरे फैसले में शामिल हों। तो इससे ये होगा कि क्योंकि अब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर हम हकीकत को नहीं मानेंगे, ऐसे सिर्फ एयर व्यू में चीज़ों को देखेंगे तो सही जायज़ा नहीं ले सकेंगे। बलूचिस्तान में आपको पता है एक मिली जुली हुकूमत है,
और उसके बाद जितने इत्तेहादी थे, जाहिर है उसमें कंसेंस पैदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपने ये नोट किया होगा कि पहले हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीबन इत्तेहादियों से कोई 22 मीटिंग्स हुई हैं। ये तारीख के अंदर पहली दफ़ा हुआ है। प्रीवियस, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा इमरान खान पे, इमरान खान का आप ट्रैक रिकॉर्ड 3.5 साल का उठा के देखें, उसने अपने इत्तेहादियों को पूरे 3 साल में 3 दफ़ा भी टाइम नहीं दिया है। उसके अपने MNA आज भी हमारे साथ प्राइवेट मीटिंग्स में कहते हैं कि 3.5 साल की हुकूमत में हमारे साथ नहीं मिले। तो ये तो उनका अशर था, तो फैसले कैसे होते। अब मैं आता हूँ पेट्रोल प्राइस पे। देखें, बिल्कुल सही बात है भाई की कि ये फैसला लेना चाहिए था, लेकिन ये छोटा फैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला है। 25 करोड़ का मुल्क है, यहाँ पे ज़ाहिर है इससे आम आदमी इफेक्ट होता है, खुसूसन बाइक्स पे आने वाला, जाने वाला, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी वाला। तो हमें सब चीज़ों को देखना चाहिए। और जो 3.5 साल के अंदर इमरान खान ने जो हशर नशर किया, आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, 116 का डॉलर 200 रुपये पहुँचा दिया, 35 लाख लोग बेरोजगार थे 2018। आज पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान उलमा कौंसिल की अपील पर यौम अख़ुव्वत और रवादारी मनाया गया। खुतबात जुमा में उलमा, मशाइख, आइम्मा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम और बाहमी रवादारी के फ़रोग़, अदम तशद्दुद का रवैया अपनाने और मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की ऐसे अमल जिससे फ़साद फैले, फितना हो, आपस में झगड़ा हो, उस हवाले से खुतबात जुमा दिए हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है और इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान का दाखिली इस्तेहकाम और इस्तिक़रार जो है वो ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। हम मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ नज़रियात, मुख्तलिफ़ मसालिक और मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का जज्बा पैदा करना, इसी का हमें हमारा दीन हुक्म देता है और तमाम अदियान भी इसी का हुक्म देते हैं। जितने आसमानी मज़ाहिब हैं उनकी भी यही तालीमात हैं। गाली गलोच, एक दूसरे के नाम बिगाड़ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना और ऐसी फ़िज़ा पैदा कर देना जिससे मुल्क के अंदर एक इश्तियाल आए और फ़साद हो, ये किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। इसी तरह हम ये बात भी समझते हैं और बड़ी वाज़ेह करना चाहते हैं कि दुनिया में हमने इस्लामी दुनिया को देखा है जिसमें लीबिया है, इराक़ है, शाम है, यमन है और दिगर ममालिक, जहाँ पे फ़ौज और कौम में तकसीम पैदा की गई तो वो मुल्क भी अपना इस्तेहकाम नहीं रख सके। एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत मुल्क के अंदर एक मुहिम शुरू की जाती है और ये मुतअद्दिद मरतबा हुआ है पिछले, हम देख रहे हैं 30-35 सालों में। लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और अफवाह साजी का दौर है और कुरान और सुन्नत भी हमें यह कहता है कि अगर हम तक कोई ख़बर ऐसी पहुँचे जो मुनासिब ना हो, यानी जो जिसकी तहकीक ना हो, कुरान में कहा गया कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कि अगर कोई तुम्हारे पास खैर ख़बर आए तो पहले उसकी तहकीक कर लें। बदकिस्मती ये है कि आज बग़ैर तहकीक के हम चीज़ों को फैलाते हैं और उसके नतीजे के अंदर फिर मुल्क के अंदर जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें और असबियतें पैदा होती हैं। तो मैं तमाम सियासी, मजहबी जमातों, मीडिया के दोस्तों, एंकर पर्सन्स, यूट्यूबर हजरात जो हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम हम सब का इस्तेहकाम है। पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह हम चंद सालों में अगर पाकिस्तान में दाखिली सियासी और मजहबी अमन और इस्तेहकाम आ जाए और इस्तिक़रार आ जाए तो चंद सालों में हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल में आ सकते हैं कि जहां हमें इमदाद मांगने की ज़रूरत ना रहे। अरब इस्लामी दुनिया में मुस्लिम जो तुज्जार हैं, मुस्लिम बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे हमें ये कहते हैं कि आप अपना दाखिली अमन और इस्तेहकाम लेकर आइए
हम बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। और इसी तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे वसाइल दिए हैं, हम ज़री मुल्क हैं, अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत मौसम दिए हैं। हमारे पास बलूचिस्तान में जो ज़खायर हैं, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, कोयले से लेकर सोने तक सब हमारे सामने है। लेकिन जब अदम इस्तेहकाम आता है, जब हम आपस में दस्तो गिरेबान होते हैं, तो उससे ये मसाइल पैदा होते हैं। हम जो बात गुज़श्ता पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख गुजारिश कर रहे हैं, वो ये हैं कि आए मिलकर पाकिस्तान में एक मिसाक पाकिस्तान करें जो पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत के लिए हो। और ये जो अदम रवादारी है और गाली गलोच है और एक दूसरे के दस्तो गिरेबान होना है, इससे हम बाहर निकलें। ये किसी भी तौर पर किसी के लिए भी मुफीद नहीं है। भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। मगर ये है कि गवर्नमेंट को एक्चुअली वो चीज़ों को टैक्स करना चाहिए या उन चीज़ों को टैक्स ज़्यादा लगा दें और फिर उसको बैन भी कर दें, मगर ऐसी चीज़ों को करें कि जो इलीट क्लास के लिए हो। आप अभी रॉ मटेरियल पे आप कर देंगे या ऐसी चीज़ों को कर देंगी कि जो हमारे पास उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है, हमारे यहाँ मुल्क में बनती नहीं है, और बनती है तो उस क्वालिटी की नहीं बनती है कि दिस इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हमने उसके ऊपर बैन लगा दी और हमारे पास अगर दो इंडस्ट्री हैं जो कि वो चीज़ बना रही है, तो वो मोनोपोलिटिक सिचुएशन हो जाएगी। वो अपनी प्राइस को बढ़ा देंगे और मोनोपोली कर देंगे और फिर वो अपनी क्वालिटी भी घटा देंगे। ये बड़ा प्रॉब्लम है सर। अच्छा, जब आपके पास डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ हमारे जाती है। पास चेक एंड बैलेंस वाला भी नहीं है। कोई ऐसा बंदा कि कोई लैब को जाके वहाँ जाके टेस्ट करे कि वो क्वालिटी उसको मेंटेन कर रहा है कि नहीं, जो बस डिमांड अगर बढ़ गई है तो फिर इसके बाद जो है ना चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। अच्छा, फिर वो जो है अपना रॉ मटेरियल भी तो बाहर से मंगाएगा ना। अगर ये चीज आपने अगर कट कर दी है यहाँ से, आपने फिनिश प्रोडक्ट, तो रॉ मटेरियल के लिए तो वो इंपोर्ट करेगा, उसके लिए तो डॉलर देना पड़ेगा, तो उसकी डिमांड कहाँ से करेंगे। तो अल्टीमेटली जो सेविंग होगी ना आपकी 400 मिलियन की नहीं होगी, सेविंग होगी 150 मिलियन की होगी मेयर, और 150 मिलियन इज नथिंग। तो ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल में थोड़ा इनको और सोचना चाहिए कि दूसरी ऐसी चीजों को करना, वरना अदरवाइज ये एक्सरसाइज कामयाब नहीं होगी। राइट हरीश साहब, प्लीज इसके ऊपर भी कमेंट करें जो इन्होंने पॉइंट आउट किया, फिर मैं आपसे अलग क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ये ऐड करूंगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा हमारे यहाँ, क्योंकि जितने भी बॉर्डर्स हैं, अफगान का बॉर्डर है, ईरान का बॉर्डर है, जब भी कोई चीज़ यहाँ बैन हुई है, बीइंग अ बिजनेसमैन, उसका ये हुआ है कि वो चीज़ अफगान ट्रांजिट के थ्रू यहाँ पे लाई जाती है, जिससे और भी हमारा नुकसान ये होता है कि ड्यूटीज़ जो मिलनी थी, जिस तरह भाई साहब ने बताया कि चलें पोर्ट स्टेज पे हमें पाकिस्तान का कुछ रेवेन्यू जनरेशन होता है, तो सर क्या सोल्यूशन क्या है उसका? साहब को हमने ये रिक्वेस्ट रखी कि इसको थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि डिसीजन तो आपने बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि कुत्ते बिल्लियों का खाना या बड़ी गाड़ियाँ मसलन, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह आपने अभी पिछले दिनों देखा भी होगा कि एयरपोर्ट पे चॉकलेट्स आए या कुछ चीज़ें आई तो फौरी एक्शन लिया गया। आई अप्रिशिएट मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसी वक्त FBI को नोटिस दिलवाया कि जो तोहफे ताइफ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए कोई एयरपोर्ट पे आ रहा है तो आप उसको तंग ना करें। कमर्शियली जो है वो आप उसको बैन करें। लेकिन जहाँ तक बैन की बात है, ये शॉर्ट टर्म बैन है, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को देखा, ज़्यादा 60 डेज मोस्टली इसको 1 मंथ मोर एक्सटेंड किया जाए, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे भी ये पता है कि अगर हम ज़्यादातर तक बैन रखेंगे तो यही चीजें फिर अफगान ट्रांजिट के थ्रू आएंगी जो विदाउट ड्यूटी या मार्केट में वो कंट्रीज में बुरा मानते हैं जिनके प्रोडक्ट्स को आप बैन करते हैं, तो वो बोलते हैं कि फिर राइट आप कंडीशंस हैं कि आप उसको बैन नहीं कर सकते। बिल्कुल ज्यादा ड्यूटीज बढ़ा सकते हैं या उस पर कोई RD लगा सकते हैं। अक्सर मुल्कों में ये होता है, जो भी चीज को आप डिस्करेज करते हैं तो उस पर RD रेगुलर ड्यूटी लगा देते हैं ताकि वो थोड़ी सी डिस्करेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो मेरे ख्याल में ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो सर और भी तो मेजर्स रिक्वायर्ड है ना। आप समझते हैं ये इंपोर्ट को बैन करना चले, अभी तो फौरी तौर पे वो इनिशिएटिव्स लिए गए जिनकी वजह से हमें फायदा हो सकता है, जिनकी वजह से फौरी तौर पे जो है वो देखिए नताशा, जो हमारे मुल्क का है आपको पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपने किताबों में और एजुकेशन में कि हमारा कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ जब भी बेहतरी आनी है वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से आनी है, इनकलाब जब भी आना है, क्योंकि आपकी 70% रूरल बेस्ड कंट्री है। हमारा अलमिया ये है, शुरू में पिछले 3.5 साल में इस हुकूमत ने ना तो कोई अर्बन एरिया में कोई तरक्याती काम करवाया। देखें पिछली 2018 तक जब हुकूमत थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, आपके CPEC पे काम हुआ, आपके मोटरवेज बने, आपकी जितनी भी ये बसेस का
या ऑरेंज ट्रेन का था, मेट्रो ट्रेन का था, ये सारे इन 3.5 में पहली बात तो कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, सिर्फ खर्चों में ही हमारे पैसे चले गए। उसके बाद जो ज़रूरी था, पिछला टाइम था जिसके लिए बारहा लोगों की जो एक ज़रूरत थी, एग्रीकल्चर, अब उसमें ना हमारे यहाँ कोई अच्छे सीड्स हो सके, काटन की हम अगर बात करें, वीट की हम बात करें। अभी आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुबह पहला जो काम किया, आज 350 रुपया पर बैग यूरिया खाद को उन्होंने रेट रिड्यूस किया है। तो आई अप्रिशिएट कि इस तरह के अगर इकदाम एग्रीकल्चर के लिए लाया गया तो ज़राई इनकलाब जो है ना, हमारे सनती इनकलाब को भी आगे ले जाएगा, क्योंकि हमारा बेस बोन ज़राअत है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बेहतर हो सकती हैं। सर, हमारा एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है ना, वो हाइब्रिड जो बीज होते हैं ना उसको डिस्करेज करता है, और हाइब्रिड बीज सर, वो फिर वो R&D के ऊपर सवाल वो जब तक हम नहीं लाएंगे ना तो हमारी यील्ड बढ़ेगी नहीं। हाइब्रिड बीज को लाना जरूरी है। उस सीड को हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको अप्रूव भी नहीं करती, बोलते हैं हमारी जमीन खराब हो जाएगी। अगर जमीन क्यों खराब होगी? वो कहते हैं कि भाई असल में बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पिछली हुकूमत में इसको बड़ा डिस्करेज किया गया। बीइंग मैं क्योंकि खुद कॉटन जिनर भी हूँ, मेरी अपनी कॉटन फैक्ट्री भी तो है, हमने 2 दफ़ा PCGA के प्लेटफॉर्म पे हमारी जो पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन है, जो साहबका मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर, उनसे मुलाकातें हुई, बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन वो टाइम फिश कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस दफ़ा जो है, जिस तरह आज इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, 300 रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, और 300 रुपये खाद की एक बैग पे, तो ये किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इससे काफ़ी इनकरेजमेंट होगी। और सीड्स के हवाले जहाँ तक बात है, हमने उस दिन भी कराची में प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा था उसमें कहा था कि आप जिस तरह हाइब्रिड सीड ऑस्ट्रेलिया और बाकी ममालिक पे डेवलपमेंट, एक एकड़ में जो है ना 40 से 80 मन तक जो है ना कपास उगती है। हमारे यहाँ वही जो ट्रेडिशनल एक कन्वेंशनल तरीका है, पर एकड़ 20-25 की एवरेज से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल हाइब्रिड सीड्स पे भी जाना पड़ेगा, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो आजकल इक्विपमेंट हो रहे हैं उस पर भी जाना पड़ेगा। परवेज साहब, हम कह सकते हैं कि IMF की जानिब से जो एक ये डिसीजन लिया जा रहा है, अब जबकि पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर जो सब्सिडी थी वो भी हटा दी गई है, आहिस्ता आहिस्ता करके पास ऑन कर दिया जाएगा, जो कि एक रियल प्राइस है, वो रियल प्राइस की जो है वो अब एक्चुअल हम कीमत जो है वो देखेंगे। क्या IMF की जानिब से जब ट्रांच आएगी तो बजट में जो डेफिसिट हम कह रहे हैं कि डेफिसिट की सूरत हाल होगी, तो वो हम कर्टेल कर लेंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी? सर देखें, अभी जो गवर्नमेंट ने 2-3 टफ डिसीजन लिए हैं, देखें बाद में इनके पास चॉइस नहीं थी। अब जाहिर बात है, नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट को एक तो संभालने में टाइम लगता है, फिर इसके बाद जहाँ हरीश साहब ने अभी बताया कि भाई वो पूरा एक सारे उनके इत्तेहादी भी है ना, आपको उनसे भी कंसेंट लेना ज़रूरी है। आप जो अनपॉपुलर डिसीजन लेते हैं ना, तो अनपॉपुलर डिसीजन लेने के लिए आपको उनसे कंसेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर बात है कि उसका एक रेपरकशन आता है पब्लिक की तरफ से, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हमारी इकोनॉमी और IMF की जो भी बातें हैं ना, तो हो सकता है कि IMF ने बोला है कि भाई ये पहला है जो आपने पहला इंक्रीज किया हुआ है, इसके बाद हो सकता है कि IMF में डिमांड कि भाई इसको एक सेकंड इंक्रीज करें आप। हो सकता है कि एक सेकंड हमें इसका एक पेट्रोल की प्राइस का एक सेकंड डोज भी लगेगा, एक और भी डोज लगेगा। इसकी वजह यह है कि IMF वांटेड टू मेक श्योर कि भाई वो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, ठीक है ना, जो हमने पॉलिसीज दी हुई हैं, ठीक है ना, जो बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी, क्योंकि IMF को इंटरेस्ट ये है कि उसका पैसा वापस कैसे मिलेगा। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसीज सही बनाई है कि नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैलेंस कैसा जा रहा है, सो दैट के दे मेक श्योर। और दूसरे भी जितने भी लेंडर हैं, देखें ना, वो तो वो अपना पैसा चाहेंगे ना कि उसका पैसा सेफ है कि नहीं, कि उसको वापस में सर उनका ये बड़ा एक सवालिया मिलेगी निशान है, ये आपने सही पॉइंट रेज किया है। इसके ऊपर बताइए कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या वो लेंडर्स जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जो परसों एक इवेंट हुआ है, एक इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, क्या मैसेज दे रहे हैं हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है? वैसे ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो फ्रेजाइल है। प्लीज़ देखें, आपका जो सबसे बेहतरीन जो है ना, आपका जो बैरोमीटर है ना, वो आपका स्टॉक मार्केट है। आपको अगर फॉरेन इन्वेस्टर की इंटरेस्ट देखना है ना, तो सबसे पहले, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री सारी बनी हुई है ना,
वो तो आपको जैसे इंडस्ट्री में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है या नए इंडस्ट्रियाँ लगानी है या किसी को जॉइंट वेंचर करना है, सबसे पहला तो वो ये देखता है कि जो बनी बनाई इंडस्ट्री है उसके स्टॉक में मैं पैसे डाल दूँ, ठीक है ना, और फिर मैं वहाँ से देखूँ, क्योंकि हमारी जितनी भी यहाँ स्टॉक मार्केट में इंडस्ट्री है उनकी यील्ड अच्छी है। देखा जाए तो हम दूसरी दुनिया में आजकल देखें, ये आप पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है ना अभी वीक चल रही है। आप अगर दूसरी भी इंटरनेशनल मार्केट देखें ना, उनकी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखें ना, तो वो भी कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मार्केट है आजकल के हालात के हिसाब से, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है और गवर्नमेंट की जो चेंजेस आई हैं, इसके हिसाब से हमारी जो आज की भी जो परफॉर्मेंस है बुरी नहीं है। तो लेकिन सर ये तो अंडर वैल्यू है ना ऑलरेडी, ये तो वैल्यूएशन से भी अंडर वैल्यू है। यही हाँ, तो सबसे बड़ा है कि जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है ना, वो सबसे पहले आना चाहिए हमारे स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस से। वो इसलिए नहीं आता है कि भाई देखें, आपकी जो डॉलर का जब तक स्टेबल नहीं होगा ना, आपकी करेंसी स्टेबल नहीं हो, वो आज इन्वेस्ट करते हैं, कल हमारा रुपीज जो है ना डिवैल्यू हो जाता है, वो उनकी यील्ड तो जो है ना वो टाइम फिश हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए ना, तो जो तो बात दरअसल ये है कि हमें जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिसमें हमें सबसे पहले तो हमारी करेंसी को स्टेबल रखना पड़ेगा, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज को जो है ना हमें वो स्टेबल करना पड़ेगा, और हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, कि भाई आगे हमें करना क्या है। हमारे पास देखें, आज बिजली के बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, तो बिजली बढ़ जाती है तो फिर जाहिर बात है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी है, ठीक है ना। आम बंदा जो है ना उसकी जेब पे फर्क आ जाएगा, घर में बिजली का बिल महंगा हो जाएगा, आपकी इंडस्ट्री में बिजली महंगी हो जाएगी, तो ये सबका एक वैलिड पॉइंट्स हैं। राइट, हरीश साहब प्लीज ये एक तो तरबियत के हवाले से प्लीज बताइए कि जो एक ये फिल्म क्रिएट किया जा रहा है माशरे के अंदर, ये कैसे कंट्रोल किया जाए, और दूसरा ये कि जो अगर ये शॉर्ट टर्म मेजर्स की बजाय हमें लॉन्ग टर्म जो चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास पहले ही एक शॉर्ट टेन्योर है, क्योंकि ये रिजीम चेंज होने के बाद तकरीबन 1.5 साल बचते हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए। देखें, जिस तरह परवेज साहब ने बताया कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, जिस तरह अक्सर यहाँ एक जुमला इस्तेमाल होता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमें ये वक्त है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे हमें सारी पार्टियां मिल बैठकर, चाहे बशमूल पीटीआई के जितनी भी पार्टियां हैं अपोजिशन का, हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए, ताकि जो बाहर का इन्वेस्टर है वो ये देखता है कि आज मैं अगर साइन कर रहा हूँ सिटिंग गवर्नमेंट से, कल जो इसकी अपोज गवर्नमेंट आ रही है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो इसको सस्टेन करेगी, वो इस पर खड़ी रहेगी या नहीं रहेगी, ये बाहर के इन्वेस्टर का बहुत बड़ा सवाल होता है। तो हमें सारी पार्टियों को मिल के, जितना भी अभी ये 1.5 साल टाइम है, तो इसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन करना चाहिए। दूसरी बात, बाहर का इन्वेस्टर देखता है पॉलिटिकली स्टेबिलिटी, क्योंकि सियासी जब तक आपका इस्तेकाम नहीं है तो आपका मुआशी इस्तेकाम नहीं हो सकता, ये दोनों से एक रिलेट करते हैं। अब आप देखें, लास्ट टाइम जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2018 में, चाइना का प्राइम मिनिस्टर यहाँ विजिट पे आ रहा था, उस वक्त आप इस्लामाबाद में इमरान खान साहब धरना लेकर गए, जिसकी वजह से वहाँ के सारा प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ, जो डील्स होनी थी, जो बात होनी थी बिजनेस की, वो कैंसिल हो गई। फिर अभी आप देखें, जिस दिन IMF में बात चल रही है, वहाँ मीटिंग्स चल रही है, आप लश्कर कशी करके इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि वो टाइम, अब ऐसे टाइम में नेशनल इंटरेस्ट के लिए कम से कम इमरान खान को ये देखना चाहिए कि कम से कम ये 3 दिन 6 दिन, जब तक हमारी ये पूरी इकानमी का मसला वहाँ पे उठाया जा रहा है, तो ये बजाय मैं इस पे लश्कर कशी करूँ, मेरे लिए बेहतर पॉइंट था कि ज़ाहिर है अगर मुझे सियासत करनी है तो मैं इस दिन पे कश्मीर का जो यासीन मलिक साहब का फैसला हुआ उस पर सियासत करता। अगर उसको वाकई रियल पॉलिटिक्स करनी थी तो ऐसे मौके में सियासत कोई मना नहीं है, सियासत रोज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिन पे आप मुल्क की इंटरेस्ट को छोड़ के और सारी चीज़ें आप लश्कर कशी के ज़रिए हल करें। तो मैं समझता हूँ बाहर का जो इन्वेस्टर है वो ये देखता है, वो ये सोचता है भाई मतलब मैं भी अगर कहीं पे जाके इन्वेस्ट करूँ मसलन किसी, तो वहाँ स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है। तो आई सजेस्ट कि जितनी भी सारी पार्टियां मिलकर बिजनेसमैन अगर आप कोई शहर भी पॉइंट आउट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें सारी फैसिलिटीज, सारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बेहतर हो, तो ना कि आपको थोड़ा बाद में सफर करना पड़े। हमें ये कम से कम इस 1.5 साल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे जाना चाहिए, जिसमें सारी पार्टियां मिल बैठकर जो है ना इस पे साइन करें। राइट, चलें जी, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
फॉरेक्स और कमोडिटीज के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,43,000 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,22,600 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1858.71 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 113.7, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 117.2। इट्स हायर साइड नाउ। अभी हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 214 रुपीज, सेलिंग वॉज 216 रुपीज। यूके पाउंड बाइंग रही 252 रुपीज, सेलिंग वॉज 254.5। यूएस डॉलर बाइंग रही 200 रुपीज, सेलिंग वॉज 202। एंड चाइनीज yuan बाइंग रही 23.5, सेलिंग वॉज 23.75। सऊदी रियाल बाइंग रही 52.6, सेलिंग वॉज 53.6। यूएई दिरहम बाइंग एट 53.9, सेलिंग वॉज 54.6। कुवैती दिनार बाइंग रही 662.41, सेलिंग वॉज 667.41। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 526.96, सेलिंग वॉज 531.46। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। आज हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस काफ़ी हद तक हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। आगे क्या इश्यूज हो सकते हैं हम मज़ीद बात करते हैं परवेज़ साहब से भी और हरीश साहब से भी। परवेज़ साहब प्लीज़ ये बताइएगा, डॉलर कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तो अभी ज़रा पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि डॉलर जो है ना अब ज़्यादा जो है ना इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमें IMF की जो ट्रांच मिल जाती है और फिर इसके साथ साथ हमें जो दूसरे लेंडर्स जो हैं वो दे देते हैं और हमारा जो सऊदी अरब जो है हमें उसका जो पैसा जो है वो हमें एक्सटेंशन मिल जाती है, तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल जो है ना मैं समझता हूँ कि डॉलर जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि 200 जो गया था ना मेरे ख्याल में 195 तक मेरे ख्याल में उस बैंड में रहेगा, मैं समझता हूँ। और रहना भी चाहिए, क्योंकि वो जो सारे जो डॉलर की जो वो थे ना जिसकी वजह से डॉलर आगे हाथ में नहीं आ रहा था, वो इसी वजह से नहीं आ रहा था कि अनसर्टेनिटी थी। अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही है।